तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है किसी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि जब हम किसी तार में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका व्यंजक कितना आता है, उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि डेरिवेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने हेडिंग लगा रखा है धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा जो डायग्राम है इसका, ठीक है, पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम ये बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक ये तार है, ये कोई तार है, ठीक है, ठीक है, और मान लीजिए इसमें बच्चों आई करंट प्रवाहित हो रहा है, आई धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर को। क्लियर आप लोग को मेरी बात? और हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी तार में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो मान लो इस तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी बच्चों, आर दूरी पर, मान लो यहाँ कोई बिंदु पी हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, और इस तार से पी की जो दूरी है बच्चों वो आर है। ठीक है, तो इस आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा वो हम लोग को बताना है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, इसको करने का बड़ा आसान तरीका होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए किसी धारावाही तार के कारण, ठीक है, उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। चलिए देखिए लिखेंगे हम इस चीज को, आपको यही लिख के आना है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बता रहा हूँ। लिखेंगे, देखिए यहाँ से इसका सोल्यूशन है, लिखेंगे देखिए किसी धारावाही तार के कारण, किसी धारावाही तार के कारण, किसी धारावाही तार मतलब जिसका ना ऐसा था जिसका ना धारा बह रही हो, ठीक है, किसी धारावाही धारावाही तार के कारण, के कारण इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों में लिखते हैं V से, किससे, V से। ठीक है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। वो कौन सी बात है? तो पहली बात मैं लिख रहा हूं, ठीक है, पहली बात है कि वो चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, नंबर 1 है, देखिए मैं लिख रहा हूं, देखो यह है चालक, चालक मतलब तार, यह तार में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा मतलब आई के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब यहाँ समीकरण बनाएंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र हम क्या लिखते हैं बच्चों, V से लिखते हैं, किस लिखते हैं, V से। ठीक है, V आ गया आपका, समानुपाती होता है किसके, धारा के, तो धारा बच्चों आई आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस तार के अंदर जितना ज्यादा करंट, जितने ज्यादा एम्पेयर का करंट इसमें होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इसके चारों ओर क्या होगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस लाइन का मतलब ये है कि इस तार के अंदर जितना हाई करंट प्रवाहित होगा इस तार के चारों ओर उतना ही हाई चुंबकीय क्षेत्र होगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा, ये बनी बच्चों समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हमारे पास बनी। ठीक है, अच्छा, तो एक बात है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, वो इस तार से बिंदु P की जो दूरी है, जो R है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ, इसके बेसिक को समझाऊंगा। तो लिखेंगे नंबर 2 डाल के, यह है तार तथा, तार तथा बिंदु P, बिंदु P, बिंदु P के बीच की दूरी, तार ये P है तो बीच की दूरी R तो है, P के बीच की दूरी, बीच की
दूरी यानी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अर्थात हम लिख सकते हैं v समानुपाती लगाएंगे 1/r, 1/r। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो नंबर को उसके बटे में लिखा जाता है, समानुपाती में सीधा सामने लिखा जाता है। तो ये समीकरण होगी बच्चों हमारे पास 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1/2 से बस हो जाएगा डेरिवेशन। यहीं पे लिखेंगे समीकरण 1/2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो b को तो बच्चों हम लिख लेंगे 1/b। समानुपाती भी देखो दोनों में चल रहा है, तो समानुपाती भी आ जाएगा। ये जो i है बच्चों समीकरण 1 का i ये आ जाएगा, और जो समीकरण 2 में 1/r है ना, तो 1 को लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 की गुणा b से i से करेंगे तो i रह जाएगा, और लेकिन बटे का जो r है बच्चों वो ऐसे आ जाएगा कि ये देखिए इस चीज से। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? यानी b समानुपाती क्या हो गया, i/r हो गया। ठीक है, अब रूल क्या कहता है फिजिक्स का, कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं, और बराबर का चिन्ह जब लगाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। यहाँ पर क्या नियतांक है, चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा तो v बराबर का चिन्ह आ गया, एक नियतांक है μ0/2π, μ0/2π आएगा। ये एक समानुपाती नियतांक है जो वैज्ञानिकों ने दिया है। ठीक है, अच्छा, और ये आपका जो है आपका i/r है बच्चों, i/r है बच्चों, ये आ गया। तो ये वो डेरिवेशन है, ये इतना सा डेरिवेशन है जो आप लोगों से 4 नंबर में पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। क्या होता है, T for टेस्ला होता है। और ये जो μ0/2π है, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैं अलग को लिख देता हूँ, जहां वैसे आपका डेरिवेशन तो यहीं तक हो गया, आपको इतना ही करना है एग्जाम में जाके। ठीक है, जहां μ0/2π बराबर कितना होता है बच्चों, 2 × 10⁻⁷ होता है। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो μ0/2π की जगह आप 2 × 10⁻⁷ लगाएंगे। ठीक है, समझना आप लोग में? अच्छा, अब μ0 के बारे में बता दूं। μ0 का अगर केवल μ0 की बात करते हैं तो ये बच्चों निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता। क्या ये बच्चों निर्वातीय वायु की चुंबकशीलता, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। क्या है, चुंबकशीलता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है। क्लियर है आप लोग को मेरा? और केवल μ0 का जो मान होता है, μ0 का मान आएगा, इसका मान जब निकालेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4π हो जाएगा। तो μ0 की अगर वैल्यू करें तो μ0 का जो मान होता है वो होता है 4π। 4π कैसे हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, पाई आ जाएगा, गुणा हो रही है ना इधर को, इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया बच्चों, केवल μ0 का मान आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो भाई आपको इतना करना है, कोई लिया आता है। ठीक है, जहाँ μ0/2π का मान कितना है, 2 × 10⁻⁷ होता है। ठीक है, तो बस यही वो डेरिवेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।